दोस्तों हमने अभी पिछले 2 पार्ट्स में पार्ट 1 में डिस्कस किया था किस तरह से जो है आपको ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में ऑप्ट करना होता है। पार्ट 2 में डिस्कस किया था किस तरह से आपको रिटर्न चूज़ करनी होती है, जो इस स्क्रीन के माध्यम से मैंने आपको बताया था। अब मैं पार्ट 3 की बात करूँगा। पार्ट 3 में एक्चुअल में रिटर्न बनानी और फाइल करनी है। तो अभी पार्ट 1 में जिस एसएससी का हमने डिस्कशन किया था ना, उसी एसएससी का दोबारा से सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो इन एसएससी का क्या था भाई साहब का, इनका इनकम था सैलरी से नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं, प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से राइट था इनका इनकम, अदर सोर्सेज से था इनका इनकम, ठीक है। और कैपिटल गेन था, तो 5 में से 3 हेड में था इनका इनकम। कुछ लॉसेस भी थे, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था। तो उस केस में क्या होगा, आपको अगर याद हो, मैं दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ। हम जब ITR चूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि इस एसएससी का जो है इनकम सैलरी पेंशन से, हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्स से हो। यहाँ कैपिटल गेन दिख रहा है आपको कहीं पे? नहीं दिख रहा। बिजनेस इनकम, हाँ ITR 4 के केस में बिजनेस इनकम हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल गेन यहाँ नहीं है। तो मतलब अगर कैपिटल गेन की इनकम है और बिजनेस इनकम है, उस केस में क्या फाइल होगा, ITR 3। तो एसएससी का इस केस में हम फाइल करेंगे ITR 3। और ITR 3 फाइल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम जाएंगे, लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे एंड देन क्लिक करेंगे फाइल रिटर्न पे। फाइल रिटर्न में जाने के बाद हम चूज़ करेंगे करंट असेसमेंट ईयर 24-25 को, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे उसके बाद, ठीक है। इस एसएससी ने ITR 4 बना के रखा है। डेफिनेटली ये डेमो वीडियो के लिए हमने यूज़ करना है। ITR 4 का भी आपको वीडियो इसके जस्ट बाद मिल जाएगा। बट अभी हम स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर कुछ नहीं आएगा जब आप लॉगिन करके देखेंगे, बिकॉज आपका रिटर्न ऑलरेडी नहीं बना होगा। ये मैं डेमो के लिए यूज़ करा था तो इसलिए यहाँ पर लिखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूँगा। आप भी स्टार्ट न्यू पे ही क्लिक करेंगे। देन मैं यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और चूज़ करूँगा कौन से रिटर्न, ITR 3, बिकॉज कैपिटल गेन इनकम है। अगर कैपिटल गेन इनकम ना होती, सिर्फ इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम होती और बिजनेस से इनकम होती, और वो टोटल इनकम दोनों को मिला के 50 लाख तक ही होती है, उससे कम होती, तो मैं किसके लिए जाता, ITR 4 के लिए। बट अभी मैं ITR 3 के लिए जाना ही मेरे लिए सही रहेगा, तो मैं प्रोसीड करूँगा ITR 3 के साथ। अब ITR 3 मैं चूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ ITR 3 बनानी। हाँ, इस एसएससी के केस में एक चीज़ और भी थी दोस्तों। हमने देखा था न्यू रिजीम में 5,000 से लायबिलिटी कम आ रही थी, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हमने कंसिडर नहीं किया था। तो अभी रिटर्न बनाते वक्त भी आप कैसे न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम में जाएंगे, वो वाला पार्ट भी हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये फाइलिंग अंडर दिस और ये वाला पार्ट आ रहा है इस पर। ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है बेसिकली TDS कटा हुआ है और वो 25,000 से ज़्यादा है। ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैं 26AS चेक करके उसके बाद फाइल कर रहा हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है, 26AS AIS TIS पहले ओपन कर लें, उसके बाद ही रिटर्न बनाएं, ठीक है। हमने पार्ट 1 में 26AS AIS TIS सारी चीज़ें डिस्कस करके ही स्टार्टिंग की थी रिटर्न की, तो आपको भी वैसा ही करना है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ स्केड्यूल्स अपने आप से आगे, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने करेक्ट स्केड्यूल ऑप्ट किया हो। तो पार्ट A में जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इनकम में देखिए क्या क्या स्केड्यूल्स हैं। सैलरी है इस बंदे की, सैलरी नहीं है बट चूज़ हो रखा है, तो हटा भी सकते हैं आप। अगर रखेंगे भी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे, लेकिन हटा सकते हैं अगर सैलरी एप्लीकेबल नहीं है तो। हाउस प्रॉपर्टी, तो पार्ट 1 वीडियो जब मैं बना रहा था उसके बाद मुझे ये पता लगा कि इस बंदे का कोई होम लोन भी है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैं यहाँ पर डालूँगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनके हैं, तो मैं शेड्यूल 112, अगर आपको याद आ रहा हो, लॉन्ग टर्म वाले में था, तो मैं यहाँ पर डालूँगा। और सिलेक्ट ओनली इफ़ यू आर अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि एसएससी नहीं है। VDA अगर क्रिप्टो में वर्चुअल डिजिटल एसेट लिखा है ना, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो क्रिप्टो वाला अगर ट्रेडिंग है आपका तो आपको ये भी चूज़ करना होगा यहाँ पर, यस, ठीक है। इस एसएससी का नहीं है तो इसलिए मैं इसको डीसिलेक्ट कर रहा हूँ। अदर सोर्सेज डेफिनेटली है। कोई ऐसी शेड्यूल इनकम है, शेड्यूल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, क्लबिंग ऑफ इनकम नॉट एप्लीकेबल है इस एसएससी के केस में। इनकम विच इज़ टैक्सेबल एट स्पेशल रेट डेफिनेटली है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली जो है वो स्पेशल रेट पे ही कैलकुलेट होती है, स्लैब्स में नहीं कवर होती है। शेड्यूल्ड इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप हम नहीं है इस बंदे की। एग्जाम्ड इनकम्स भी नहीं है कुछ,
पास थ्रू इनकम भी नहीं है, आउटसाइड इंडिया से भी कोई इनकम नहीं है। आपके केस में अगर है तो चूज़ कर लें, ठीक है। शेड्यूल समरी ऑफ टैक्स रिलीफ इसके केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से चेक कर लिया सब कुछ, ये सैलरी वाला एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं यहाँ अनटिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर जाके क्या करूँगा, कन्फर्म आपको भी करना है, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो आपका ये वाला पार्ट भी ठीक से सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ स्किप पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, तो जैसा मैंने ये ऑप्ट किया, ठीक है, जैसे जनरल वाला पार्ट है, नेचर ऑफ बिजनेस वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, ये किसके बेसिस पे आएंगे, ये बेसिस पे आएंगे स्केड्यूल्स के। और स्केड्यूल्स आप कोशिश करें पहली बार में सिलेक्ट कर लें। अगर पहली बार में सिलेक्ट नहीं होते ना, तो दोबारा से भी आप स्केड्यूल सिलेक्शन पे जा सकते हैं। जैसे मैं जा सकता हूँ यहाँ से, देखिए मैं जा रहा हूँ स्केड्यूल सिलेक्शन पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्केड्यूल सिलेक्शन ओपन हो गया यहाँ पे, और दोबारा से मैं उसी तरह की स्क्रीन पे आ गया। बिज़नेस में जाऊँगा तो देखूँगा नेचर ऑफ बिज़नेस, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, अदर इन्फॉर्मेशन। तो जो जो मेरे पे एप्लीकेबल होगा वो भी मैं यहाँ से चूज़ करके प्रोसीड कर सकता हूँ। ऐसी डेप्रिसिएशन, डिडक्शन, टैक्स, अदर्स, राइट। अब मेरे इस SSC के केस में ना, बिज़नेस में नेचर ऑफ बिज़नेस डेफिनेटली होगा, डालेंगे यहाँ पे। बैलेंस शीट एप्लीकेबल नहीं है, बट बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली ये नहीं करते, तो यहाँ से डीसिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन इनकम थी, तो ट्रेडिंग वाला मुझे एनेबल्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वाला मैं यहाँ से हटा नहीं पा रहा हूँ, बट इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। अगर आप भी नहीं हटा पा रहे हैं मेरी तरह, इग्नोर करें, ठीक है। सिलेक्टेड होगा भी तो 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, या इग्नोर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ये आएगा, ये भी आएगा। शेड्यूल अदर इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस, डिटेल ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये रेलिवेंट नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम इसमें वही चीज़ें ही हमारे से ये मांगेगा जो जो हमारे पे मैंडेटरी होगी। GST का डेफिनेटली टर्नओवर मुझे डालना है, तो मुझे वो सिलेक्ट करना होगा। इस SSC का GST टर्नओवर था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन कंटिन्यू यहाँ से कर दूँगा अगर मेरा फिनिश हो गया ये वाला टास्क। डेप्रिसिएशन मेरे केस में एप्लीकेबल है, नहीं है, नहीं है। इस SSC के केस में कोई डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं ये डीसिलेक्ट यहाँ पर कर दूँगा। डिडक्शंस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिडक्शंस वाला जो सेक्शन है ना, अभी आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, शेड्यूल डिडक्शन अंडर दिस दिख रहा है। ये ना चेंज हो जाएगा जैसे ही आप ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में जाएंगे। अगर जैसे ही न्यू रिजीम में जाएंगे तो डिडक्शन वाला सेक्शन अपने आप से ही कुछ अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ NPS की डिडक्शन अलाउ होती है, वो भी किस केस में 80 CCD 2 में, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और वो भी किसको होगी, एम्प्लॉयज़ को। ये SSC तो एम्प्लॉय है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद टैक्स में डेफिनेटली जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है हमें देख लेनी है कि क्या ये सब हमें चाहिए, डेफिनेटली हमें चाहिए। अदर्स में अपने डेफिनेटली करंट ईयर लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, करंट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, AMTs, फॉरेन एसेट्स से अगर कुछ है तो आप यहाँ सिलेक्ट कर दें, ठीक है। एसेट लायबिलिटी, हाँ ये आप ध्यान रखें कि आपको अगर आपके एसेट लायबिलिटी मतलब अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको एसेट लायबिलिटी भी यहाँ पर डालने होंगे, तो ये भी आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी मैंने सारे सेक्शंस चूज़ कर लिए, मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर मैं स्किप द क्वेश्चंस करके आई एम जस्ट ओपनिंग अप दिस समरी स्क्रीन ऑफ ऑल द शेड्यूल्स जो मैंने सिलेक्ट किए। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर सारे के सारे वही शेड्यूल्स अपने आप से पॉपुलेट हो गए जो हम सिलेक्ट करके आए हैं पिछले स्क्रीन में। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जनरल में जाऊँगा एंड आई विल जस्ट चेक दीज 3 to 4 सेक्शंस जो आपको ये यहाँ पर दिखेंगे, है ना। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये सब लाइव रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, तो प्लीज़ अगर थोड़ा इसमें डिले हो रहा है तो आप बॉदर ना करें, ओके। तो ये सब डिटेल आप चेक कर लेंगे। फाइलिंग सेक्शन यहाँ आप चूज़ कर लेंगे। 31 जुलाई से पहले फाइलिंग हो रही है तो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। 139(1) यहाँ रहेगा। अगर 31 जुलाई के बाद फाइलिंग होगी तो 139(4) बिलेटेड रिटर्न होगा। अगर रिवीजन होगा रिटर्न का तो 139(5) होगा, मतलब आपने रिटर्न फाइल कर दी, कुछ गलती हो गई तो दोबारा से आप कर सकते हैं 139(5) को चूज़ करके। और ये मॉडिफाइड रिटर्न और कॉन्डोनेशन के अदर ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ये है न्यू टैक्स रिजीम, ये है ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है, विद इन ड्यू डेट। और अगर आप ड्यू डेट क्रॉस कर गए तो उस केस में क्या है, आपकी जो इनकम है ना वो न्यू टैक्स रिजीम में ही आप कर सकते हैं पे, है ना, मतलब डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। कोई भी डिडक्शंस आपकी चैप्टर 6A वाली, जैसे इनफैक्ट होम लोन का जो प्रिंसिपल है ना वो भी नहीं मिलेगा डिडक्शन आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपने डिडक्शन क्लेम करनी है
तो विद इन ड्यू डेट ही आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है, येस करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मांग रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है ऊपर नेव बार में, चूज़ करना है इनकम टैक्स फॉर्म्स, और फाइल न्यू फॉर्म में जाके आपको 10 IEA फाइल करना है। वो फाइल कर जैसे आप करेंगे, क्लिक ऑफ अ बटन पे हार्डली 2 मिनट लगते हैं उसको बनाने में और फाइल करने में। वहाँ पे आपको ये नंबर, जो भी इसमें से नंबर है वो डाल देना है, मतलब एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका 10 IE का जनरेट होगा वो आपको डाल देना है यहाँ पे, और डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर आपको चूज़ करके डाल देनी है। जैसे मान लीजिए इस केस में 30 जुलाई है और यहाँ पर एक नंबर डल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको तब करना है जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, इनकम टैक्स कैलकुलेशन पार्ट 1 को करने के बाद ही आप चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मेरे केस में सपोज मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ डिडक्शंस क्लेम। अगर मान लीजिए डिडक्शंस है ही नहीं तो फिर तो आप नो ही करेंगे। आपने ना तो कोई होम लोन ले रखा है, ना आपका वैसे कोई डिडक्शन है LIC का या टैक्स सेविंग्स का, तो आप नो ही करेंगे, राइट। अब ये देखिए, इफ़ एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वॉज 25,000 और मोर, तो उस केस में 32,000 कुछ है इसका, तो इसलिए ये जो 139(1) का ऑप्शन आ रहा था ना जब रिटर्न हम चूज़ कर रहे थे, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि 25,000 से ज़्यादा का TDS है, इसलिए रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है इस केस में। तो अभी मैंने ये कर दिया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, रिटर्न बनाते हुए मान लीजिए आपकी लाइबिलिटी आई 2 लाख रुपए की, ठीक है, आपके ध्यान में आया यार मैंने तो फलाना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो क्या आप वो कर सकते हैं, डिडक्शंस ले सकते हैं? यस। आप दोबारा से इस सेक्शन में वापस आएँ, यस करें, 10 IEA फाइल करें, वो डिडक्शन क्लेम करें और देखें अगर लाइबिलिटी कम बन रही है तो आप फिर वही ऑप्ट करके फाइल कर दें, ठीक है। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार ये अभी चूज़ कर लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट 31 जुलाई से पहले ही कर सकते हैं जो भी करना है, उसके बाद नहीं कर सकते, ओल्ड रिजीम में नहीं जा सकते उसके बाद आप, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है इस SSC का, और 182 दिन से ज़्यादा रहा है इंडिया में, और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको भी फाइल करनी है। क्या डायरेक्टरशिप अगर आपकी है तो यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा और डिटेल्स डालनी पड़ेगी, कितने शेयर्स हैं, कब परचेज़ किए, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, वो सब डालना पड़ेगा। इस केस में नहीं है तो नो कर रहे हैं। फर्म में अगर आप पार्टनर हैं वो डालनी पड़ेगी आपको डिटेल्स, है ना, LLP फर्म या पार्टनरशिप फर्म की, इस केस में नहीं है तो नो कर रहे हैं। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर कोई आपने होल्ड करे हुए हैं तो उस केस में येस करना पड़ेगा। जैसे आजकल लोग काफ़ी बोट के शेयर्स हैं और जो भी कंपनी लिस्टेड नहीं है उनके शेयर्स भी होल्ड करते हैं, तो उस केस में येस करना पड़ेगा। मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि इस SSC का नहीं है। तो सेव हो गया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। हाँ, सेव करते हुए पूछ रहा है, एरर आ गया यहाँ पे, तो इसका ये FPI भी नो ही है, ही इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ओके। तो ये हो गया अभी। अब यहाँ पे आप देख लें, ऑडिट एप्लीकेबल है नहीं है, लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, SSC डिक्लेयरिंग इनकम अंडर एनी ऑफ दिस सेक्शन येस, 44 ADA में जाएगा ये SSC। ऑडिट होना जरूरी है 44 AB में, नो नो नो। आपके केस में अगर येस है, ऑडिट मैंडेटरी है, तो आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई नहीं है, ठीक है, आपकी डेट अभी 30 सितंबर 31 अक्टूबर पड़ेगी। और ये जो बैंक डिटेल है ये ज़रूर आप एक बार देख लें कि ये वैलिडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि रिफ़ंड अगर आपका कुछ बन रहा है तो वो रिफ़ंड इस अकाउंट में आएगा। मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने कंफर्म कर दिया। जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा तो जो ये जनरल वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है नेचर ऑफ बिज़नेस में। तो इस SSC का नेचर ऑफ बिज़नेस आपको चूज़ करना है। आप यहाँ जाएंगे ऐड, और यहाँ पर आपने क्या किया, मान लीजिए IT सर्विसेज का कुछ करते हैं ये, तो आपने अदर सर्विसेज का डाल दिया यहाँ पे, कोड ट्रेड नेम डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल दिया IT सर्विसेज करके, ठीक है। 44 AD में ही, ADA में हम जाएंगे तो 44 ADA के हिसाब से डाल देंगे। यहाँ कंफर्म कर दिया। तो अभी ये नेचर ऑफ बिजनेस ही सिलेक्ट किया है, 44 ADA वाला पार्ट अभी आएगा नीचे, है ना, वो P&L वाले सेक्शन में आपका आएगा। तो आपका पार्ट A हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस हो गया। बैलेंस शीट में ना आपको बैलेंस शीट PL तो नहीं बनाना क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट एप्लीकेबल नहीं है, बट ITR 3 के केस में ना अगर प्रिजम्पटिव का सिनेरियो तो नो अकाउंट केस ये चूज़ करना होता है। और यहाँ पर आपकी जो भी एक्चुअल फिगर है वो आप डाल सकते हैं। इस SSC की 00 डाल रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ ये वीडियो बन रहा है तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ओके। बट जो भी एक्चुअल फिगर्स हैं अगर आपकी हैं, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी है तो आप डाल सकते हैं, या आप एस्टिमेशन बेसिस पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल फिगर नहीं भी होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट बहुत ज़्यादा फिगर्स मत डाल देना इसमें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, है
है ना, जितनी एक्चुअल है उसके आसपास की फिगर अगर याद है आपको तो डाल दीजिए। तो ये बैलेंस शीट वाला पोर्शन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एप्लीकेबल नहीं है तो छोड़ रहा हूँ इस सेक्शन को मैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेफिनेटली मैं डालूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं क्या इन्फॉर्मेशन डालूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट में मैं डालूंगा कि इस एसएससी का जो स्पेकुलेटिव इनकम था ना 15,000 समथिंग का, देखते हैं एक बार, हाँ 14,589 का जो फिगर है, तो ये 14,589 का फिगर कहाँ आएगा? ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन हमने डाल लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे क्या करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आई नीड टू एंटर फ्यू फिगर्स। जैसे मुझे यहाँ जाके जो डिविडेंड इनकम थी एसएससी की वो डालनी होगी। ठीक है, लगभग 51,000 समथिंग की जो इनकम है तो वो मैं AIS से देख के डाल लूँगा। ठीक है, मान लीजिए 51,205 इनकम हो गई, सॉरी। और इंटरेस्ट इनकम यहाँ डाल सकते हैं, 1,75,000 समथिंग की थी। ठीक है, और ये डिलीट कर देंगे, अननेसेसरी ये कुछ सेक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको वो हटा देने हैं। उसके अलावा अगर कोई इनकम है आपकी, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं एनी अदर इनकम में जाके और ऐड कर लीजिए इसको यहाँ पे। और ये ध्यान रखें कि इसी सेक्शन में ना ये प्रिजम्पटिव इनकम का एक सेक्शन है, तो इसको ज़रूर आपने ऐड करना है अगर आप 44 AD या 44 AD ऑप्ट कर रहे हैं। हम 44 AD ऑप्ट कर रहे हैं इस एसएससी का, बिकॉज IT सर्विसेज की कंसल्टेंसी है। तो नेम ऑफ द बिज़नेस डाल दीजिए। बिज़नेस कोड आपको वही चूज़ करना है जो आपने नेचर ऑफ बिज़नेस के दौरान चूज़ किया था। ठीक है, तो मान लीजिए 14,005 आपने वहाँ चूज़ किया है। अगर नहीं किया तो वहाँ जाके आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, दोबारा से चेंज कर लें वहाँ जाके। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डाल दें IT एनेबल्ड कंसल्टेंसी, है ना। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये ध्यान रखें कि ये कोड और जो नेचर ऑफ बिज़नेस वाला कोड आपने शुरुआत में सिलेक्ट किया होगा वो सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या डालना है? अकाउंट पे चेक से कितना है, तो मान लीजिए इस एसएससी का था 4,60,000 और इसका प्रिजम्पटिव इनकम देख लीजिए, यहाँ लिखा है 50% ऑफ दिस, तो 230 या उससे ज़्यादा ही मुझे डालना है। अगर मैं कम डालूंगा, मान लीजिए मैं 2 लाख डालूंगा, तो ये मेरे को एरर दे देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 230 में डाल रहा हूँ क्योंकि 50% मिनिमम डालना है। हाँ, अगर आप यही 230 की जगह 250 डाल देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, बट 2 अलाउड नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस एसएससी का 230 डाल रहा हूँ और मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ। तो अभी मैंने नो अकाउंट केस है, राइट, तो मैं नो अकाउंट केस के केस में यहाँ पर क्या करूँगा? प्रोफेशनल जो भी इसकी इनकम है कितनी थी? 460 ग्रॉस रिसीट थी इसकी, और एनी अदर मोड की नहीं है, तो मैं मान लीजिए 460 यहाँ 230 के एक्सपेंसेस डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कंफर्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनेगा ITR 3 के केस में, क्योंकि प्रिजम्पटिव वाला केस है ये। एक्चुअल वाले केस में बैलेंस शीट PL प्रॉपर बन के फाइल होता है। ठीक है, अब इस एसएससी का जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल गेन में इनकम था, है ना, तो कैपिटल गेन में हम गए और हमें पता है 111A, और देखिए ये 3 ही होंगे ज़्यादातर। एक तो होगा लैंड बिल्डिंग का, किसी का सेल परचेज का, तो अगर लैंड बिल्डिंग किसी ने सेल करी है तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करके यहाँ पर चूज़ करना है। इस केस में नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ करना होता है अगर लैंड बिल्डिंग का उसका ट्रांजेक्शन है तो। और 111A अगर आपका है, जो कि इस केस में था, है ना, मतलब क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पार्ट 1 जरूर देख लें, अगर आप नहीं रिलेट कर पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ तो पार्ट 1 जरूर देख लें इस वीडियो का। तो यहाँ येस करा। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, यहाँ भी मैंने येस करा, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लैंड और बिल्डिंग
वाला पोर्शन हट गया है, यहाँ पर सिर्फ ये आ गया है, इसको मैं ऐड करूँगा और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। हाँ, अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन क्या है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है, इसको कंसिडर करते हुए तो जो आपके पास फिगर आ रही है अभी आप देख पा रहे होंगे 1656,082 की फिगर आ गई। अगर आपको इसमें फर्दर जो ब्रोकर का खर्चा हुआ, जो भी एक्सपेंसिव है वो डालने हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इस केस में 0 रख रहा हूँ इसको अभी, और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे यहाँ पर फिल करना है। तो वही सेम शीट को आप यूज़ करेंगे। इसमें आप अभी जैसे आपने शॉर्ट टर्म वालों को सिलेक्ट किया तो क्लियर कर देंगे फ़िल्टर्स को। आप लॉन्ग टर्म पे आएंगे और लॉन्ग टर्म में जाके आप ब्लैंक्स हटा देंगे और सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला ही आपको अमाउंट दिखेगा। कितना था? -124,252, राइट। तो इसी की ही आपने क्या करनी है, इसकी सेल वैल्यू आपको डालनी है। कितनी है? 396,977। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि ये जो कैपिटल गेन आपका है ना लॉन्ग टर्म वाला, ये किन शेयर्स पे है। इस एसएससी के केस में 31 जनवरी 2018 के बाद की ही परचेज है सारी शेयर्स की, और आप ये कंसोलिडेट लेवल पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल कंसिडरेशन, ये दो चीज़ आपको डालनी होती है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या करेंगे, अगेन सेम शीट पे जाएंगे। तो ये क्या है आपकी सेल वैल्यू 396,977, ठीक है। ये कैसे हुई, ये आपने लॉन्ग टर्म में जाके, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे आपने किया। ब्लैंक्स हटा दिए और सेल अमाउंट का टोटल किया 396,977। ठीक है, और जो बाय वैल्यू है वो आपने टोटल किया 521,230, ये आपने यहाँ डाल देनी है 521,230, ठीक है। अभी एक चीज़ आपको अगर ध्यान में आ रही हो तो हमने ये चीज़ देखी थी पार्ट 1 ऑफ वीडियो में कि ना कुछ खर्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कटा होगा और कुछ खर्चे ब्रोकरेज का पैसा आपका कटा होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ये है और नेट प्रॉफिट लॉस ये है एसएससी का। तो इस केस में क्या करेंगे हम, जो ये डिफरेंस अमाउंट है ना, इसकी हम डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ब्रोकर की स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं कि एसटीडी कितना कटा है और एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं। तो उसके हिसाब से आप डिडक्शंस जो भी एक्चुअल आपकी ब्रोकरेज वगैरह आपने पे करी है ना, तो एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिव इन कनेक्शन विद ट्रांसफर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इस केस में हमने चेक किया था तो इसका अराउंड 15,432 का ब्रोकरेज का अमाउंट आ रहा था, ठीक है, वो हम इसमें डाल रहे हैं। तो आपका अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में डाल सकते हैं ना, जो भी जिसके लिए भी आपने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं। तो अभी मोस्टली हमने सारी चीज़ें डाल दी, कैपिटल गेन वाला शेड्यूल भी हो गया हमारा, ठीक है, और अदर सोर्सेज वाला भी हम चेक कर सकते हैं कि अदर सोर्सेज में क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। अगर अदर सोर्सेज में हमें दिखेगा कि कुछ मिसिंग है तो हम ऐड या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो आप देख सकते हैं अभी। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी करेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, डिविडेंड आ गया है और हमारा इंटरेस्ट का भी अमाउंट डिस्प्ले यहाँ पर करेक्टली ही कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसको कंफर्म कर दिया। तो हमारा अदर सोर्सेज वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है ना। अगर ये डिटेल्स ठीक नहीं है तो आप एडिट और ऐड भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस एसएससी की कुछ चैप्टर 6 से की डिडक्शंस होती जो कि इसकी एक्चुअल में है, तो चैप्टर 6 से में वो डिडक्शन डल जाएंगी, लेकिन वो तभी डलेंगी जब ओल्ड रिजीम ऑप्ट करा होगा। वो अभी तक हमने क्या किया, जनरल इन्फॉर्मेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, P&L, ठीक है, और सारा का सारा जो भी इस एसएससी का इनकम था वो इसमें फिल कर दिया। अब इसमें एक चीज़ और है, टैक्स लायबिलिटी का हमें थोड़ा सा चेक करना है और जो टैक्स पे करें हैं उसको थोड़ा सा वेरीफाई करना है। शेड्यूल जीएसटी में जाके आप जीएसटी का डेटा फिल कर सकते हैं, है ना, जो भी अमाउंट है और जीएसटी नंबर शेड्यूल जीएसटी में जाके आप उसको एंटर कर सकते हैं। पाए हर एक इनकम को चूज़ करें, यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यहाँ से एडिट करें और एडिट करने के बाद अपने 26 AS के हिसाब से
आप ये देख लें कि ये इनकम कहाँ से आपको आया है। तो अगर मान लीजिए कि आपका बिज़नेस इनकम है तो यहाँ से बिज़नेस से मैप कर दें। कैपिटल गेन का है अगर TDS तो कैपिटल गेन से कर दें। मोस्टली बिज़नेस और अदर सोर्सेज वाला ही आपका TDS कटता है ना, या फिर सैलरी वाला। इस केस में सैलरी एप्लीकेबल नहीं है तो सैलरी नहीं दिखेगा आपको, है ना। हाउस प्रॉपर्टी का तब होता है जब हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो। तो इस केस में जो ये वाला इनकम है ना, ये सिक्योरिटीज़ वाला है, तो ये अदर सोर्सेज से जैसे सपोज मैप कर दिया हमने SSC का। ऐसे ही आपको क्या करना है कि जितनी भी इनकम्स है ना, उन सब इनकम्स को आपने क्लिक करना है, एडिट करना है, जैसे मैंने पिछले वाला दिखाया उस हिसाब से कर करके आपको करेक्ट हेड को चूज़ करना है और उसके बाद आपने इसको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप ये वाला पार्ट करेंगे उसके बाद ही आप रिटर्न को सबमिट करें, ठीक है ना। अब रिटर्न सबमिट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लायबिलिटी कितनी आ रही है। जो पार्ट B TTI वाला सेक्शन है उसमें जाके देख सकते हैं कि इस SSC की जो लायबिलिटी है वो क्या आ रही है। यहाँ अमाउंट पेबल आ रहा है 3,11,650 का, ठीक है। ITR 3 में आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं और टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड आपको कोई भी सुझाव चाहिए या आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी अपना एक कोर्स भी इसके लिए लॉन्च करने वाले हैं। तो आप कॉर्प रेडी के नाम से हमारा एक ऐप है, कॉर्प रेडी को आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और एग्जिस्टिंग कोर्सेज़ को और साथ ही साथ इस फाइनेंशियल प्लानिंग टैक्स फाइलिंग के कोर्स को भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। कुछ एग्जिस्टिंग कोर्सेज़ भी हैं, अगर आपको वो रेलिवेंट लगे तो आप वो भी उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार, टीम लीगल सुविधा की ओर से।